अगली जो थ्योरी है वो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या फिर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो अगर नई थ्योरी पढ़नी है तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पुरानी थ्योरी में क्या कमी थी। अगर पुरानी थ्योरी में कुछ कमी होगी तभी हमें कोई नई थ्योरी चाहिए होगी। तो पुरानी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उस थ्योरी में कुछ मुख्य कमियां हैं। उस थ्योरी की सबसे पहली कमी तो ये है कि थ्योरी में बहुत सारे कल्पनाएं हैं, बहुत सारा मान लिया गया है। जैसे कि सीओ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, सीएन वीक फील्ड लिगेंड है, हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें मानी गई हैं। दूसरी बात, ये थ्योरी ये नहीं बताती है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर हम निकिल के ही कॉम्प्लेक्स लिखें, कल बनाए थे हम लोगों ने NiCl4-2, फिर बनाया था हम लोगों ने एक NiCN होल 4-2, और एक बनाया था हम लोगों ने NiCO होल 4। अगर कोई ये पूछे कि ये बताइए कि तीनों कॉम्प्लेक्स से ए में, बी में और सी में कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, तो इस थ्योरी के पास ऐसा कोई आंसर नहीं है। मतलब ये थ्योरी इसकी बात ही नहीं करती है कि कौन स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी की इस थ्योरी में बात नहीं की जाती है। दूसरी कमी हो गई, पहली कमी कि कल्पनाएं बहुत सारी हैं, टू मच एजम्पशंस। दूसरी कमी है डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की कोई बात नहीं की जाती है। तीसरी कमी यह है कि हम जानते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स में कलर है और कुछ कॉम्प्लेक्स में कलर नहीं है। कुछ संकुल में कलर होता है और कुछ में कलर नहीं होता है। कलर है, कलर क्यों नहीं है, इसकी भी कोई बात नहीं की जा सकती है। ये थ्योरी बिल्कुल बात नहीं करती है कि कलर होगा नहीं होगा। अगर होगा तो कलर डार्क होगा, लाइट होगा, हल्का होगा, गाढ़ा गाढ़ा होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इसके बाद इस थ्योरी में चौथी एक और कमी है कि ये थ्योरी जो चुंबकीय डेटा है उस पर निर्भर करती है पूरी तरीके से, कि हमारा संकुल अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, हम लोग इससे तय करते हैं। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय से तय करते हैं कि ये DsP2 होगा या sp3 होगा। तो और बहुत सारी कमियां हैं। ये चार पांच कमियां मेन हैं थ्योरी में। यहां तक कुछ पूछना है आपको? ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर देखा जाए तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एकदम अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? अगर हम तुलना करके देखें कुछ बातों को, और बहुत सिंपल थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बहुत आसान है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वीबीटी में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जो बॉन्ड बना है मेटल और लिगेंड के बीच का, वो बॉन्ड कैसे बनता है। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दे करके ओवरलैप करता है और ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड कैसा बनता होगा? सहसंयोजक या कोवेलेंट। ये थ्योरी कहती है कि नहीं, जो बॉन्ड बना है मेटल और लिगेंड के बीच का, वो बॉन्ड पूरी तरीके से आयनिक है। मतलब ये थ्योरी कहती है कि बॉन्ड बिल्कुल भी कोवेलेंट नहीं है, बॉन्ड पूरी तरीके से आयनिक है। तो उससे बिल्कुल अलग विचार है थ्योरी का। अगर बॉन्ड आयनिक है तो इसका मतलब क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कौन है? कहते हैं यहाँ जो मेटल है, जो केंद्रीय धातु है, वो पॉजिटिव है, और जो लिगेंड है वो नेगेटिव है। हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि अगर दो आवेश, एक पर प्लस क्यू हो और दूसरे पर माइनस क्यू हो, और अगर ये एक दूसरे से आर दूरी पे रखे हो, अगर इनके बीच का दूरी आर माना जाए, तो हम जानते हैं इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? F=कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ Q1 और Q2 क्या होते हैं? इनके आवेश होते हैं।
और आर क्या होती है, उनके बीच की दूरी होती है। तो बिल्कुल सिंपल थ्योरी है। थ्योरी ये कहती है कि जो मेटल है, थ्योरी कह रही है कि जो मेटल है इसमें वो काम करती है धनावेश का, और जो लिगेंड है वो काम करता है ऋण आवेश का, नेगेटिव चार्ज का। मेटल धनावेश बिंदु, धनावेशित बिंदु आवेश है, और लिगेंड ऋण आवेशित बिंदु आवेश है, और उनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसका सूत्र है F = K Q1 Q2 R²। अगर हम मानते हैं कि आवेश Q1 और Q2 है, अगर दोनों Q मान लेंगे तो Q² हो जाएगा। लेकिन ये थ्योरी एक बात पर और ध्यान देती है, उस बात को हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया। ये थ्योरी इस पर बात करती है। देखिए क्या बात करती है थ्योरी है। ये थ्योरी कहती है कि जब लिगेंड केंद्रीय धातु के पास बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो आकर्षण बल लगेगा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगेंड के बीच में आकर्षण लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी तो होगी, जो केंद्रीय धातु के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन sp-df कक्षकों में होंगे, मेन डी कक्षक है। तो जो डी कक्षक पे इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों और लिगेंड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके बीच प्रतिकर्षण बल भी तो कार्य करेगा। तो ये थ्योरी इन दोनों बातों को उठाती है। कहती है कि जब लिगेंड केंद्रीय धातु के पास बॉन्ड बनाने के लिए पहुंचेगा तो लिगेंड और केंद्रीय धातु के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा, लेकिन केंद्रीय धातु के डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल भी कार्य करेगा। अब प्रतिकर्षण बल में समस्या है। क्या समस्या है? आपको याद होगा कि जो 5D कक्षकें हैं वो एक जैसी नहीं है। कैसे एक जैसी नहीं है? एक का नाम होता है DXY, एक को हम बोलते हैं DYZ, एक होती है DXZ, एक होती है DZ², और एक होता है DX²-Y²। जिनमें स्क्वायर आ रहा है उनमें क्या अंतर है? उनमें जो डी का जो लोब है, जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की दिशा है, वो अक्ष के बीच है, और जो DXY, DYZ, DXZ है, उनमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो दिशा है वो अक्षों के ठीक सामने है, सॉरी, अक्षों के बीच है। इसको हम दिखाते हैं बना करके तो आप बढ़िया समझ जाएंगे। देखिए जो DXY है वो ऐसे बनेगा, जो लोब होगा इसका वो एक्स और वाई अक्ष के बीच है। ऐसे ही हम कॉपी कर लेते हैं तो टाइम बच जाएगा थोड़ा हमारा। देखिए जब लोब एक्स और वाई अक्ष के बीच है तब नाम होता है DXY। ऐसे ही अगर लोब वाई और जेड के बीच में है तो नाम हो जाएगा DYZ। अगर लोब एक्स और जेड के बीच में है तो नाम हो जाएगा DXZ। तो जो ये तीन है, ये तीन एक जैसे हैं, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की दिशा है, जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है, वो अक्षों के बीच में है। ये तीन हो गए वो जिनमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना अक्षों के बीच में है। दो और हैं। दो और कौन से हैं? ये होता है DX² - Y², हालांकि डैश होता है, माइनस नहीं होता है, कुछ ही बोल सकते हैं, बोलना है अपने को। तो DX² - Y², इसमें जो लोब है वो अक्षों के सामने है। और एक और होता है, अगर आपको इसका आकार याद हो, अगर
सॉरी। इसका जो लोब है वो मेन जेड के अलोंग होता है, डी जेड स्क्वायर। तो जो 5 डी कक्षकें हैं उनको हम लोग बांट सकते हैं दो समूहों में। पहले समूह में, नहीं, एफ एफ कक्षक का शेप आप नहीं बना सकते। एफ कक्षक का जो शेप होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम उसके शेप को नहीं बना सकते। 2D पर तो बिल्कुल नहीं बनेगा, हमें उसके लिए 3D चाहिए होगा तो बनेगा। ये तीन है जिनका जिनके लोब अक्षों के बीच है, और ये दो हैं जिनका लोब जो अक्षों के सामने है। ठीक। अब आप एक स्थिति की कल्पना करिए। मान लीजिए 5 बच्चे हैं जो अपनी क्लास गोल करके, क्लास बंक करके बाहर घूम रहे हैं। ठीक। और क्लास चल रही है और वो 5 बच्चे अपनी क्लास गोल करके बाहर घूम रहे हैं, और जो स्कूल के सबसे सख्त टीचर हैं वो राउंड पे निकले। और मान लो 5 बच्चे कहीं पर बैठे हुए हैं, अगर स्कूल में कैंटीन अगर है तो स्कूल के कैंटीन में बैठे हुए हैं, और देखा कि जो सबसे सख्त टीचर है स्कूल के वो कैंटीन में आ रहे हैं। अब क्या होगा, उन 5 बच्चों की जो धड़कन है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी कि आज तो फंस गए। जैसे जैसे उन टीचर और बच्चों के बीच की दूरी कम होती जाएगी, पास आते जाएंगे, उनकी धड़कन बढ़ती जाएगी। और वो टीचर जब कैंटीन के दरवाजे तक आए और 2 बच्चों का नाम लिया, कुछ भी नाम आप ले सकते हैं जो आपको नाम समझ में आए, 2 बच्चों का नाम लिया और उनका नाम लेकर कहा कि तुम दोनों मेरे ऑफिस में आओ, और ये कह के वो चले गए। आप कोई बताए क्या होगा? कोई बताए भाई, लिख कर बताया, बोल कर बताए। बताइए क्या होगा आप। आपस में एक दूसरे को नहीं, क्या होगा, एक दूसरे को भेजेंगे। नहीं, वो नाम लेके बोला है, नाम लेकर के उन दो का नाम लिया है कि ये दोनों मेरे ऑफिस में आओ। अब क्या होगा? बस इसका उत्तर अगर आप खोज ले गए, उनको जाना पड़ेगा, वो तो जाना पड़ेगा ही, बुलाया है टीचर तो जाना पड़ेगा। उपाय नहीं है कुछ। और सोचिए और क्या होगा। बस सेफ्टी इतनी है केवल। इसका उत्तर आप जैसे ही खोज लिए कि आगे क्या होगा, जिन दो को बुलाया गया है नाम लेकर के, उनकी धड़कन क्या होगी, एकदम से और तेज बढ़ जाएगी। और वो तीन जिनको नहीं बुलाया गया वो अपने भगवान को याद करेंगे और उसको थैंक यू बोलेंगे कि भगवान आज बचा लिया, अगली बार से हम अब कभी अपनी क्लास गोल करके नहीं घूमेंगे, हम अपनी हमेशा क्लास में पढ़ेंगे, आज बचा लिया तुमने। यही होगा ना? जब कोई इससे एग्री नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। बताइए। यही होगा, बिल्कुल यही काम यहां पर होता है। जब लिगेंड जब लिगेंड केंद्रीय धातु के पास बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो 5 डी कक्षकों पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे प्रतिकर्षण बल लगता है। और जब प्रतिकर्षण बल लगता है तब क्या होता है, तो तनाव बढ़ता है। आप जिसको पसंद ना करते हो वो अगर आपके सामने आ जाए तो आप में गुस्सा आता बढ़ता जाएगा। घर में ऐसा हो कि रिलेटिव आ जाए जो पसंद ना हो और वो आ जाए, तो जितना पास आएगा उतना तनाव बढ़ेगा। तो क्या होगा कि जब
प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो पांचों डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन लिगेंड या तो अक्षों के सामने से आता है और या अक्षों के बीच में से आएगा। एकदम पक्का है कि या तो अक्षों के सामने से आ रहा होगा और या बीच से आ रहा होगा। तो जो ऑर्बिटल लिगेंड के सामने पड़ जाएंगी, उन पे प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा। जो ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल लिगेंड के सामने नहीं पड़ेंगी, उन पर कम लगेगा। प्रतिकर्षण लगेगा सभी पर, लेकिन जो सामने पड़ेंगी उन पर ज्यादा लगेगा, और जो सामने नहीं पड़ेंगी उन पर कम लगेगा। इसका मतलब जिस पर ज्यादा बल लगेगा उनकी ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाएगी, और जिन पर कम प्रतिकर्षण बल लगेगा उनकी ऊर्जा कम बढ़ेगी। तो अब तक जो पांच डी कक्षकों की ऊर्जा बराबर थी, वो बराबर नहीं होगी। लिगेंड के आ जाने पर उन कक्षकों की ऊर्जा असमान हो जाएगी। कुछ कक्षकों की बढ़ जाएगी और कुछ कक्षकों की कम हो जाएगी। इतनी ही आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, बस इतनी ही पढ़नी है केवल। इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, या फिर क्रिस्टल फील्ड विपाटन। विपाटन का मतलब होता है विभाजित हो जाना, टूट फूट हो जाना, अलग अलग कर देना। इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। थोड़ा इसको और समझ लेते हैं, बस खत्म हो गई थ्योरी है। ज्यादा थ्योरी में कुछ नहीं था पढ़ने के लिए, इतनी थोड़ी थ्योरी है। जब हमारा संकुल अष्टफलकीय होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, तब जो लिगेंड होंगे वो अक्षों के सामने से आएंगे। और जब हमारा संकुल टेट्राहेड्रल होगा, तब जो लिगेंड है वो अक्षों के बीच से आएंगे। तो देखो, पहले ये पांच बच्चे, अब थोड़ा हम टूल का प्रयोग कर लेंगे ताकि इसको हम जल्दी जल्दी बना पाए। तो पहले इन पांचों की ऊर्जा बराबर है। ये पांच बच्चे बैठे हैं कैंटीन में, इनकी ऊर्जा एकदम बराबर है। फिर उनको जब अपने स्कूल के स्ट्रिक्ट टीचर बिल्कुल आते हुए दिखे, तो पांचों की ऊर्जा बढ़नी शुरू हो गई। और मान लो कि पांचों की ऊर्जा बढ़ते बढ़ते पहुंच गई यहां तक। अभी पता नहीं चला है कि वो किसको बुलाने वाले हैं, तो पांचों की ऊर्जा हम मान लेते हैं कि बढ़ करके पहुंच गई यहां तक। अब उन्होंने जैसे ही नाम लिया कि ये दो बच्चे हमारे साथ आए, तुरंत ही क्या होगा, जो दो हैं उनकी ऊर्जा एकदम से बढ़ जाएगी, और जो बचे तीन हैं जिनका नाम नहीं लिया गया है, उनकी ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहां पर एक होगा डी एक्स वाई, एक होगा डी वाई जेड, एक होगा डी एक्स जेड, एक होगा डी जेड स्क्वायर, एक होगा डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। ये पांचों कक्षकें हैं। अभी पांचों की ऊर्जा बराबर है। अभी बराबर ऊर्जा है पांचों की। लेकिन अगर लिगेंड अक्षों के सामने से है, तो जो ये है, ये जो ऑर्बिटल है, ये वाली और ये वाली, ये अक्षों के सामने है। ठीक लगाया मैंने अभी। तो जो ये ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी ऊर्जा एकदम से बढ़ जाएगी। तो जो ऊपर आएंगे ऑर्बिटल वो होंगी डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और वो तीन जिन जो सामने नहीं थी, उनकी ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाएगी।
एकदम कम तो नहीं हो पाएगी, एकदम नॉर्मल तो नहीं हो पाएंगे बच्चे, वो उन्हें डर तो रहेगा कि ऐसा ना हो कि बाद में हमको फिर बुला लें। इस कक्षकों को हम लोग बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल, और इसको हम लोग बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। और इनके बीच का जो ऊर्जा का अंतर है, इसे हम बोलते हैं 10 DQ। ऐसा हमें लगता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इतनी ही आएगी। अभी आगे बहुत सारी होती है, लेकिन इतने में आपका काम चल जाएगा। हम एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं कितना दे रखा है। अष्टफलकीय उप संयोजन समूहों में क्रिस्टल फील्ड विपाटन जो ने बताया है, वही सब लिखना है आपको। ये देखिए, ये डायग्राम है आपका, डायग्राम वही बताता हुआ है। ये ग्राउंड स्टेट है, पहले बराबर ऊर्जा है, फिर अवस्था एक्साइटेड स्टेट है, और विपाटन हो गया है। ऊर्जा का अंतर आप ना पढ़िए बहुत ज्यादा, इतना बहुत है आपके लिए, बाकी मन होगा तो हम बता देंगे आपको वो भी। अभी इतना बहुत है आपके लिए। टेट्राहेड, कोई एग्जाम्पल, जैसा कि एग्जाम पढ़ा पूछा जाता हो, एग्जाम्पल आपके उसमें तो नहीं आता है, कंपटीशन में आता है, बोर्ड में तो नहीं आता है। अगर आपको दिखेगा तो बताइएगा, बता देंगे उसको भी तुरंत। हालांकि हमें कोई दिखा नहीं है कभी आपके बोर्ड में ऐसा उदाहरण कोई।